नमस्कार दोस्तों। मैं जो मेरा प्लान है कि मैं आपको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दूं और गुणवत्तापूर्ण क्लास दूं मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, जो हमारा उसी कड़ी में दूसरा वीडियो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश का सामान्य एक प्रकार से इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसी के सिलसिले में अगली क्लास पर जाते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों, हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक की जब तक पूरी तरह से जड़ें ना बनाया जाएं तब तक वो टॉपिक अगर ऐसे पढ़ाया जाए उथला उथला और सतही तौर पर पढ़ाया जाए तो उसके कंसेप्ट नहीं बनते। और दोस्तों, फिर मेरे वीडियो और दूसरे के वीडियो में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा बैक में लेके चलता हूँ आपको। दोस्तों, 1946 में हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। और इसी से आग बबूला होकर जो मुस्लिम लीग है और उसके मुखिया जिन्ना थे, उन्होंने हमारी सरकार को, हमारी भारत सरकार को बिल्कुल भी मदद है, सहयोग है वो नहीं दिया और एक प्रकार से अलगाववाद की नीति अपनाना उन्होंने शुरू कर दी। तो इसके साथ हुआ क्या, स्थिति ये बनी कि मुस्लिम लीग किसी प्रकार से भारत में नहीं मिलना चाहता था और जवाहरलाल नेहरू भी किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो स्थिति ये हुई कि अगर इन दोनों की आपसी खींचतान इस तरह बनी कि ये अपने प्रधानमंत्री अब देश के मुखिया बनने के लिए, प्रथम मुखिया बनने के लिए देश विभाजन तक पर ये लोग तैयार हो गए। और हम भारतीय कहते हैं कि जिन्ना उस विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, पाकिस्तानी कहते हैं कि नेहरू उसके लिए विभाजन थे। जो भी स्थिति रही होगी, जैसी भी रही होगी, तो वो यहाँ तक पहुँची कि देश का विभाजन हो गया 1947 में और दोनों ही जिन्ना तथा जवाहरलाल नेहरू दोनों की ही मन की हो गई। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश की समस्त संघ की शक्तियाँ, केंद्र की शक्तियाँ उनके हाथों में निहित रहें और वो हमारे भारत को ब्रिटेन के समान एक केंद्रीय शक्ति के रूप में इसे शासित करना चाहते थे या राज्यों को देना भी चाहते थे, तो समस्त शक्तियाँ अपने पास रखना चाहते थे। तो आपने देखा होगा कि एक समिति है हमारे उसमें संविधान सभा में, जिसका नाम है संघ शक्ति समिति, या जो संघ को पावर है वो जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी। तो उस शक्ति की अधिकतर पावर देश का प्रधानमंत्री ही उपयोग करता। लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ तो केंद्र में शक्ति रखे जाने से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो दक्षिण के राज्यों की हुई, क्योंकि ये दूर स्थित राज्य थे तथा इनकी भाषा भी अलग थी और इस वजह से उन्हें अपनी जो समस्या है या जो ग्रामीण जो रूट लेवल के लोग हैं उन्हें अपनी जो प्रॉब्लम है उसे केंद्र तक पहुंचाने में समस्या हो रही थी। दूसरी बात है कि मान लो केरल है, कर्नाटक है या तमिलनाडु है, वहाँ कहीं कोई छोटी समस्या होती और बार बार उन्हें उस चीज़ के लिए वहाँ दिल्ली में केंद्र के पास भागना पड़ता। और उसमें भी एक कंसेप्ट ये था, टेक्निकल पॉइंट ये था कि मान लो तमिलनाडु का एक किसान है जिसे अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं नहीं आती हैं, वो दिल्ली पहुंच भी गया अपनी समस्या लेके। उसके गांव में पुल की समस्या है, कोई नदी आई, पुल टूट गया और उसी समय उनके बच्चों को शिक्षा के लिए जाना है। चलो बच्चों की शिक्षा छोड़ते हैं, उसे उसकी बीवी वगैरह है जो उसे लग रहा है कि 10-12 दिन में उसका जो बच्चा है डिलीवरी होने वाली, तो वो चाहता है कि जल्द से जल्द इसके को अस्थायी समस्या निकाल ली जाए ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो पहली बात तो देखो, केरल से 2-3 दिन में वह दिल्ली पहुंचेगा ट्रेन से। उसके बाद फिर बात क्या आएगी कि वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेगा उसे अपनी गांव की समस्या को लेकर। और प्रधानमंत्री से अगर मिल भी लिया तो पता चला कि प्रधानमंत्री की भाषा अलग है और उस केरल के जो किसान है उसकी भाषा अलग है। तो वो अपना केरल की, तमिलनाडु या केरल की भाषा में कुछ कहता जा रहा है, पीएम कह रहे हैं हूँ हाँ, और वो समस्या ही समझ में नहीं आ रही क्या है। तो हर बात के लिए देश के 6 लाख गाँवों का नागरिक हर बात के लिए दिल्ली भागता रहा। ये कोई प्रशंसनीयता तो थी नहीं, कोई दिमाग की बात तो थी नहीं। तो इस छोटी छोटी समस्या से के लिए या दक्षिण भारत के राज्य से बड़े परेशान हो रहे थे कि चूंकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली में बैठने वाले अधिकतर लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, तो सॉल्यूशन की बात तो बहुत दूर की बात है। और इसलिए वो चाहते थे कि जो उनकी हल्की समस्याएं हैं, जो देश के मतलब की समस्याएं नहीं हैं, वो उनके स्तर पर सॉल्व हो। और इसलिए उन्होंने मांग की यहाँ पर एक तेलुगु भाषी राज्य की उस समय, और उस तेलुगु भाषी की राज्य की मांग की। हालांकि जब आपको पता होगा कि पी रामालू जो हैं उनकी मृत्यु हो गई 58 दिन आमरण अनशन करने के बाद, तो आनन फानन में
जवाहरलाल नेहरू ने उस डिमांड को उनको मान्य कर लिया और उनके लिए तेलुगु भाषी राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश है जो उनको प्रदान किया गया। हालांकि इनकी मांग तेलुगु भाषाओं की थी कि मद्रास उनकी राजधानी बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी जिद के पक्के, बोले नहीं, पूरी बात मैं इनकी भी नहीं मानूंगा। तो इस प्रकार जो मद्रास है वो तमिल वालों को दे दिया और एक विभाजन करके इन्हें आंध्र प्रदेश वासियों को तेलुगु भाषी राज्य दिया गया। जब 1953 में ये आंध्र प्रदेश की डिमांड मान ली गई तो देश के हर भाषाई क्षेत्र में सब अपने लिए अलग अलग राज्यों की डिमांड करने लगे और ये एक नई समस्या आ गई कि एक राज्य की डिमांड के बाद सब राज्य मांगने लगे। तो उसी के लिए एक 1953 में ही एक आयोग बनाया गया 3 सदस्यीय, जिसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली। अब फजल अली ने इसकी अध्यक्षता की और देश में जगह जगह जाकर विभिन्न भाषाओं के आधार पर समझकर और 1955 के दिसंबर में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई और बाद में 1 नवंबर 1956 से अधिकतर राज्यों का बनने का जो शुरुआत हुई और उसी एक राज्य में या उसी समय जो उस दौरान 14 राज्य बनाए गए तो उन्हीं में से एक राज्य बना अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भाषा के आधार पर नहीं बना था, उसका कारण था कि ये जो मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार हुआ, तो अगर हिंदी भाषी राज्य बनाते तो वो कम से कम 5-6 राज्यों को अपने में शामिल कर रहा था, जो अपने आप में एक मिनी देश हो जाता। इसलिए हिंदी भाषी राज्य तो नहीं बनाए गए। हिंदी भाषी राज्य प्रशासन के आधार पर, विभिन्न बैरियर के आधार पर, पहाड़ों के आधार पर, पठारों के आधार पर, मैदानों के आधार पर बनाए गए और उसी में से अपने मध्य प्रदेश अपना अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। अब 1956 को जब अस्तित्व में आया तो इससे पहले यहाँ 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। देश अपने जो मध्य प्रदेश जो है 3 विभिन्न राज्यों को में बटा हुआ था और उन्हीं 3 विभिन्न स्टेटों को मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया फजल अली ने। तो दोस्तों 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देखो हमारे मध्य प्रदेश की क्या व्यवस्था बनाई गई। 47 के बाद आज़ाद होने के बाद जब रियासतें ख़त्म हुई और क्या बोलते हैं या उनका विलय भारत में किया गया, तो देखो उस दौरान क्या शासन की व्यवस्था थी और कैसे 56 में उनको अलग किया गया या मिलाया गया, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रदेश में ये व्यवस्था थी, आप लोग देख सकते हैं, ये इस प्रकार की स्थिति थी। ये जो अपना वर्तमान मध्य प्रदेश है ये नहीं था, इधर जो अभी सीमा है ये नहीं थी, ये इस प्रकार था। मैं यहाँ से ये सब हटा रहा हूँ और जिसमें होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन ये सब बेल्ट, ये हिस्सा कहलाता था। 47 के बाद जो बनाए गए 56 तक जो रहे ये स्टेट कहलाता था पार्ट ए और इसका नाम था, हिंदी वाले भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल प्रोविंस एंड छत्तीसगढ़ का जो मोस्टली एरिया है वो शामिल होता था बरार में। पार्ट ये इसकी कैटेगरी थी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार इसका नाम था। इसमें आप देख रहे हो बघेलखंड के निचले का हिस्सा या कुछ बघेलखंड और ये निमाड़ वगैरह के कुछ एरिया, कुछ ये महाराष्ट्र के कुछ एरिया और ये छत्तीसगढ़ ये शामिल थे और इसकी राजधानी हुआ करती थी उस दौरान नागपुर। यहाँ ये नागपुर था जो अपना संतरा की नगरी है। अब इसमें कंसेप्ट की बात ये है और इसके जो पहले सीएम बनाए गए थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो बाद में हमारे मध्य प्रदेश के सीएम भी बनाए गए। बाद में कांग्रेस से कुछ विवाद मतभेद के कारण सीएम हट गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने बात की है पार्ट ए, पार्ट बी आया कहाँ से, क्या है पार्ट ए, क्या है पार्ट बी, क्या है पार्ट सी। तो दोस्तों 47 के बाद हमारे भारत को प्रशासन करने के लिए जहाँ पर विधानसभा थी, हैव नॉट या हैज़ नॉट की स्थिति पर जहाँ विधानसभा थी उन्हें में कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक मूल्य थे या उन्हें हमें लोकतंत्र में ढलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं सिखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक परंपराएं थी। तो जहाँ पर राज्य में विधानसभा थी या जो पहले डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में थे तो उन्हें विधानसभाएं बनाई गई। तो जहाँ विधानसभा थी वो पार्ट ए कहलाए और जहाँ पार्ट बी
जहां विधानसभा भी थी और वहां राजा का भी राज्य था। तो जहां विधानसभा ये दोनों थी, यानी जनता पर दो प्रकार से शासन होता था या कुछ ना कुछ लोकतांत्रिक वो थी। तो पार्ट बी में यानी राजा जो थे वो सिंधिया या जो होलकर वगैरह वो थे, और वहां पर विधानसभाएं भी कार्य करती थी, तो वो कहलाते थे पार्ट बी। और पार्ट सी वो राज्य थे जहां पर अंग्रेजों का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा और वो डायरेक्ट वहाँ की जनता राजाओं के अधीन थी, और वहाँ कह सकते हैं लोकतांत्रिक मूल्य नहीं थे, यानी वहाँ पर विधानसभा बिल्कुल भी नहीं थी। वो कहलाए थे आपके पार्ट सी, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र आता था या रीवा क्षेत्र जो है वो आता था। और इसके बाद एक और व्यवस्थाएं थी जिसका नाम था पार्ट डी। हालांकि पार्ट डी में हमारा मध्य प्रदेश का कोई अंग नहीं था। ये वो थी जहां पर अंग्रेजों की ज़्यादातर सेना या मशीनरी रही हैं, दिल्ली वगैरह और ये सब राज्य इसमें शामिल होते थे। ठीक है, कुछ अंडमान निकोबार का एरिया, कुर्ग वगैरह ये शामिल रहे थे इसमें, बलूचिस्तान। तो ये हमारे इधर कोई भी नहीं था। हमारे इधर ये तीन ही प्रकार के राज्य थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में विधानसभा थी, राजा नहीं थे। पार्ट बी में दोनों ही थे, राजा विधानसभा। और पार्ट सी में सिर्फ राजा विधानसभा नहीं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था 47 से लेके 56 तक चलती रही, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी प्रकार की। तो ये पार्ट ए में था, यानी यहाँ विधानसभा थी। वो विधानसभा थी कहाँ पर? नागपुर में। पहले सीएम बने रविशंकर शुक्ल। ये थी पार्ट ए की विशेषता। ठीक है। पार्ट ए में कुछ हमारे जो वो जिले हैं वर्तमान के, वो महाराष्ट्र के भी शामिल होते थे। जैसे यहाँ का चंदनगर या चांदा हुआ, यहाँ का जिला जो है वर्तमान में भंडारा हुआ। फिर इसके बाद यहाँ वर्धा भी है, लोकेशन आप देख लेना, वर्धा है। और फिर इधर था अकोला था, अमरावती था, थोड़े इनकी लोकेशन देख लेना आप लोग। बुल्ढाना था, यवतमाल था। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हमारे महाराष्ट्र के थे जो इसमें शामिल थे। और ये हमारे मध्य प्रदेश की उसके तत्कालीन नाम सेंट्रल प्रोविंस में उस समय थे। इसके बाद हम बात करें तो ये जो राज्य है इसका भोपाल भी अंग था एक प्रकार से। ये था पार्ट सी, यानी यहाँ पर विधानसभा नहीं थी। इसकी जो राजधानी है सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा थी। और यहाँ के जो सीएम बनाए गए थे 47 के बाद तत्कालीन व्यवस्था में, वो थे शंभुनाथ शुक्ल। ये ब्राह्मणों को देखो अच्छा हिसाब किताब है। इसके बाद फिर आगे हम बात करें तो ये है पार्ट बी। पार्ट बी में दो बड़ी रियासतें थी अगर देखा जाए तो, यहाँ के ग्वालियर के सिंधिया और बाकी छोटी छोटी रियासतें थीं। और ये यहाँ की जो रियासत थी वो थी होलकरों की, इंदौर। तो ये दोनों थी। ये था पार्ट बी, यानी यहाँ राजा भी थे और विधानसभाएं भी थी। ठीक है। इसकी दो ही राजधानी वर्क करती थी, ग्वालियर भी वर्क करती थी और इंदौर भी। यानी पार्ट बी की दो राजधानी, एक इंदौर एक ग्वालियर, पार्ट सी की रीवा। और इसके जो तत्कालीन व्यवस्था बनाई गई थी 47 के बाद, तो इसके जो सीएम बने थे वो थे आपके क्या नाम है, लीलाधर जोशी। और स्टेट हेड यहाँ के वही थे जो 1948 में बनाए गए थे, जीवाजीराव सिंधिया। तो जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया था 18 मई 1948 को इन्हें स्टेट हेड बनाया गया था। उसके 10 दिन बाद, मतलब भरोसा नहीं था बिल्कुल, 1948 में इसे अपने जो राज्य है या उसमें से विलय के लिए इन्होंने सहमति दी थी। तो जीवाजी राव जो सिंधिया है मध्य भारत के हेड थे, स्टेट हेड, और सीएम थे लीलाधर जोशी। ये व्यवस्था 47 से चलती रही। फिर 1953 में स्टेट जब अपना जो नई कमेटी बनी फजल अली के उसमें राज्य पुनर्गठन के लिए, तो वो देश के विभिन्न अंगों में गई। तो हमारा मध्य प्रदेश भी देश में आता था, कोई स्पेशल तो था नहीं।
तो जब वो यहाँ पर आए तो उन लोगों ने देखा कि उन्हें ज़्यादातर राज्य जो बनाने थे वो भाषाई आधार पर बन रहे थे। तो उनने ये देखा कि जो अपने 8 राज्य, जो 8 जिले हैं निचले, इनकी भाषा तो महाराष्ट्र है, और इन्हें यहाँ भोपाल में अगर काम कराने जाएंगे तो अधिकारियों को इनकी जो मराठी भाषा है वो नहीं समझ में आएगी, तो ये अपनी प्रॉब्लम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जब प्रॉब्लम डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? तो ये सबसे बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये या तो इन 8 राज्यों को लेकर अलग राज्य बनाया जाना था, या इनकी भाषा को समझने वाला अगर कहीं आसपास राज्य बन रहा है तो वो उसमें इन्हें शामिल करना था। तो तत्कालीन तौर पर इसे बॉम्बे राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र 60 में नाम दिया गया था। तो इन 8 जिलों को, ताकि इनकी प्रॉब्लम आसानी से प्रशासन समझ पाए और प्रशासन को समझ आ पाए, तो हमारा जो पार्ट ए था, इस पार्ट ए में से 8 हमारे जो जिले हैं, जिसमें पार्ट ए की राजधानी भी चली गई, नागपुर, भंडारा, चांदा, वर्धा, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती और यवतमाल, ये जो 8 जिले हैं, ये 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए। ये 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए, और बाकी जो पार्ट लिया कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास हिंदी भाषी जिले नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं हम किसी दूसरे देश को दे रहे थे, अपने ही देश में थे। तो हमने ये जो 8 जिले उनको देकर, और जो शेष पार्ट ए है, वो शेष पार्ट ए हमने मध्य प्रदेश में, या हमने नहीं, फजल अली ने मध्य प्रदेश में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया। राजधानी भी चली गई, तो अब राजधानी की समस्या आएगी। अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट सी पर। तो पार्ट सी में बिना किसी काट छाट के, कोई काट छाट नहीं हुई, बिना किसी काट छाट के हमने इसे मध्य प्रदेश में पार्ट सी का भी विलय कर दिया गया। हाँ, पार्ट सी में भोपाल भी था, जो बाकी तो सब 47 में ही विलय हो गए थे भारतीय संघ में, लेकिन जो भोपाल है ये अलग 1 जून 1949 को हुआ था। यहाँ के जो वो थे हमीदुल्ला, जो उस समय किंग थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, ये पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, तो हमने कहा ले जाओ पाकिस्तान में, लेकिन बीच में नहीं आना चाहिए, घसीट ले जाओ। तो दोनों तरफ वो था, चूँकि मध्य प्रदेश था और दिक्कत होती, कोई नया नेशन होता, तो हमने पूरी कोशिश की अपनी फोर्स वगैरह लगा के, और यहाँ की एक भोपाल राज्य प्रजामंडल पार्टी थी, तो उन लोगों ने भी क्रांतिकारी गतिविधियां चला के इसे पार्ट सी या भोपाल को मजबूर किया। 1 जून 1949 में भारतीय संघ में बाद में मिला था, लेकिन मिल गया था। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी के स्टेट हेड जीवाजीराव सिंधिया थे, उनसे जो है भारत सरकार के संबंध भी ठीक थे, तो उन्होंने भारत में विलय तो कर दिया था, लेकिन हमने उन्हें पहले 18 मई 1948 को स्टेट हेड बनाया, और फिर उन्होंने 28 मई 1948 को अपनी सहमति दी, और ये अपने भारत में विलय हो गया, और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गया। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में तो मिल गया, लेकिन इसमें 2 समस्याएं आई। 2 समस्याएं ये रहीं कि जो विदिशा है, विदिशा में राजपूताना या राजस्थान का जो सिरोंज है, अंग्रेजों के समय से ऐसा सिस्टम चला आ रहा था कि ये था राजस्थान का और आता था अपना सिरोंज, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। तो हमने, हालांकि ऐसा कोई लेना देना कंपलसरी नहीं था कि भाई ये ले लिया तो बदले में दिया जाए। अगर फजल अली चाहते तो वैसा भी कर देते कि ये ले लेते और देते कुछ नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। तो हमने क्या हुआ कि जो सिरोंज है राजस्थान से लेके, राजस्थान से हमने लिया, मतलब प्लस किया, और इसे हमने विदिशा जिले के अंतर्गत तहसील बना दी, विदिशा जिला में इसे शामिल कर लिया। और हमने ये जो यहाँ का आप देख रहे हो जो कटसा रहता है, तो यहाँ पर भानपुरा तहसील थी मंदसौर की, भानपुरा तहसील, और ये लोकेशन थी मंदसौर की। ये जो राजस्व गांव था उसका नाम था सुनेल टप्पा। तो हमने जो सुनेल टप्पा, भानपुरा तहसील मंदसौर का ये वाला जो हिस्सा है, ये सब वाला हिस्सा, इधर का जो हिस्सा था, ये वाला जो हमने हिस्सा है, ये हमने राजस्थान को दे दिया। क्या दे दिया राजस्थान को? राजस्व ग्राम सुनेल टप्पा। कहाँ से? मंदसौर से। ठीक है, ये उनको दे दिया, यानी ये माइनस हो गया, ये प्लस, एक लिया और एक दिया। और इस प्रकार से जो बचा हिस्सा है पूरा हमने इसे मध्य प्रदेश में मिला दिया। तो उस दौरान हमारा 1 नवंबर 1956 को
ये मध्य प्रदेश बना, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। समझ में आया दोस्तों? तो हमने पार्ट बी से सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया और सिरोंज राजस्थान से ले लिया। और इसी के साथ ही जो सब यहाँ के सीएम थे, लीलाधर जोशी, शंभुनाथ शुक्ल, रविशंकर जो शुक्ल हैं, ये सब यहाँ के इसी के साथ वो तुम्हारे क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। और 1 नवंबर 1956 को अभी जो हमारी राजधानी थी नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में चली गई। तो हमने अपनी नई राजधानी बनाई, कौन सी? भोपाल। तो भोपाल नई राजधानी के साथ मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। उस दौर में जो कभी 36 रियासतें थी जो मराठों को मिली थी, वो भी सब अपने मध्य प्रदेश में शामिल हो गए। बाद में उससे पहले मुस्लिम रूल में था, तो इसका नाम बरार भी था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को बना। और इसके पहले सीएम बने पंडित रविशंकर शुक्ल, जो 4-5 महीने में भी कांग्रेस से मतभेद के कारण हटा दिए गए थे। हालांकि नाम यहाँ पर इनका अमर हो गया। ये पहले सीएम थे। और यहाँ के जो पहले गवर्नर बने वो बने पट्टाभी सीतारमैया, जो बड़े गांधीवादी थे, सीतारमैया। और इसके बाद हमारे जो थोड़े दिनों बाद हमारे पास न्यायपालिका बनाई गई। तो यहाँ मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस बने। और आपको पता होगा जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, बीबी गिरी की, जो फिर राष्ट्रपति पर उसके लिए चले गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बाद में कुछ समय के लिए कार्यकारी जो राष्ट्रपति भी रहे, क्योंकि जो CGI होता है वो अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ना हो तो एक प्रकार से देश के राष्ट्रपति का उस समय के लिए काम करता है। तो ये विभिन्न शासनों की व्यवस्था के साथ हमारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। उस दौरान इसके 8 संभाग थे और कुल तुम्हारे 43 जिले थे। ठीक है, तो दोस्तों ये रही पूरे पुनर्गठन की कहानी। और इसके बाद हम अगले वीडियो में और भी कुछ क्वालिटी वाले टॉपिक लाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं थोड़ी बैकग्राउंड कहानी इसलिए बताता हूँ, कंसेप्ट में को उसलिए लाता हूँ कि दोस्तों अगर सब लोगों के समान तुम उथला ही उथला पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों इस चीज़ों में मेरा आप सहयोग करें, सब्सक्राइब करते रहें और इसको शेयर भी करते रहें, ताकि हम मोटिवेशन प्राप्त करके आपको बेहतर वीडियो लगातार दे सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में दूसरों से कुछ आपको बेहतरी दिख रही होगी, या किस प्रकार मेरे बेहतर मार्क्स आ रहे हैं तो उसका असर आपको दिख रहा होगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जेल पैरी हो, MP पुलिस हो, पटवारी हो, MP SI हो, MP PSC हो, सब एग्जाम में इनकी मदद से आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको, या कोई भी एग्जाम दो वहाँ पर अपनी सफलता के झंडे गाड़ सको। धन्यवाद।